नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सतीश बागुल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आए हैं और इसका प्रयोजन भी यही है कि नीट 2025 जो 4 मई को एक अपना पेपर हुआ, उस पेपर के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में हम जान के लेंगे। इस वीडियो में हम 45 कोड नंबर जो था वो पेपर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मीडिया से या स्टूडेंट्स की रिएक्शन भी आ रही है, एक्सपर्ट्स की रिएक्शन, टीचर्स की रिएक्शन कि ये पेपर इस साल का, जैसे पहले 2016 में था, 21 में था और अभी 25 में बहुत ही टफ लेवल का पेपर फिजिक्स का आया था, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। लेकिन बच्चों, अभी पेपर कैसा आना हुआ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फिजिक्स के बारे में सोचें तो फिजिक्स का पेपर अगर या फिजिक्स का स्टडी या फिजिक्स को अगर हमको अच्छे से करना है तो ज़रूरी क्या क्या होता है कि लॉजिकल थिंकिंग आना चाहिए, हमारे टेबल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, हमारा डेसिमल पॉइंट का कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, पावर ऑफ इंडाइसेस, जो लॉज ऑफ इंडाइसेस हम स्टडी करते हैं कि पावर ऊपर से नीचे जा रही है और नीचे से ऊपर, ये प्लस माइनस, ये हमने कंसंट्रेशन से करना चाहिए, वो अच्छे से और फास्ट मोशन में हमको आना चाहिए। या हम कोई डिवीज़न कर रहे हैं, बड़ी डिवीज़न है, तो वहाँ पर हम ऑप्शन के साथ अगर जाते हैं कि पहला डिवीज़न कर लिया तो उसमें से कोई नंबर है क्या, तो वो नंबर अगर सब में है तो फिर और दूसरा नंबर आएगा। मतलब लॉजिकली थोड़ा सा 3 घंटे में हम जो वहाँ पर काम करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही फास्ट मोशन में होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन के लिए होता है। जैसे कि कन्वर्शन है, यूनिट का कन्वर्शन करना या मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, एमकेएस का सीजीएस में भी करना पड़ता है, सीजीएस का एमकेएस में भी करना पड़ता है। कभी कभी हमको क्वेश्चन में सारी क्वांटिटी सीजीएस सिस्टम में दिए और ऑप्शन हमारे एमकेएस सिस्टम में आ गए, तो वो भी हमको देखना पड़ता है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, 2026 में जो बच्चे नीट देंगे वो यहाँ से सीख लेंगे कि हमें भी अगर ऐसा पेपर आता है तो हमें उस पेपर के साथ कैसे अच्छे से सॉल्व करके उसको आगे बढ़ाना है। बहुत जगह से ऐसे मतलब जानकारियाँ मिल रही है कि इस पेपर में अगर बच्चों को 100 मार्क्स भी मिल गए तो भी वो अच्छा कर पाए, ऐसा हो सकता है। वो सही भी है कि आप, इसीलिए मैंने आपको बोला कि 25 से लेकर 28 क्वेश्चन तक बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, वो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और इतने अच्छे क्वेश्चन थे कि जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे 45 की इसमें पहला ही क्वेश्चन सरफेस टेंशन के ऊपर आया हुआ है और उसमें डेरिवेटिव के साथ में उसके ऑप्शन हैं, तो बच्चे वहाँ ही गड़बड़ कर गए। और वो क्वेश्चन देखने के बाद पूरा क्वेश्चन पेपर ऐसा ही होगा, ऐसे माइंड सेट होगा। और पहला फिजिक्स का ही पेज था, इसलिए वो माइंड सेट वैसे हो गया। और जिसने पहले ही फिजिक्स सॉल्व करना चाहा होगा तो उसका टाइम भी गया, टाइम कंजम्पशन ज़्यादा था। आपको आता नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होता है और हमारे लिए टाइम लिमिट होता है, इसीलिए हम वहाँ पर फंस जाते हैं, इसीलिए नंबर नहीं आ पाते। आपको आता नहीं ऐसे नहीं, आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स वहाँ पर याद नहीं आती है, यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती है, इसीलिए वो प्रॉब्लम आते हैं। अभी इसमें सरफेस टेंशन का प्रॉब्लम था। सरफेस टेंशन में हम क्या पढ़ते हैं, वहाँ से डेफिनेशन से लेकर सोप बबल, ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, उसका वर्क डन या फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सभी बातें हम वहाँ पर पढ़ते हैं। वहाँ पर डेरिवेशन मतलब डिफरेंशिएशन का कोई हम पढ़ते ही नहीं है, उसमें अभी तक हमने भी नहीं पढ़ाया है। तो ऐसा क्वेश्चन आने के बाद हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो आप अगर दूसरा क्वेश्चन देखते तो वहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।
वहां पर माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। वहां पर माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पूछी है, और आपको अगर शॉर्टकट पता होगा कि मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज LD अपॉन FO इंटू FE। L मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब, D मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और FO मतलब ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, और FE मतलब आई लेंस की फोकल लेंथ। अभी इसमें दो पार्ट भी हो सकते, देखो बच्चे हम पूरा डिस्कशन करेंगे आपके साथ, हम अभी कंटिन्यू कनेक्ट रहेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि FO मतलब ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, FE मतलब आई लेंस की फोकल लेंथ। अभी ये दो लेंस कहाँ होती है? सिंपल माइक्रोस्कोप में तो एक ही लेंस होता है, ये दो लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ही होती है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो पूछा है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही पूछा है, तो वहां पर ये फॉर्मूला बिलोंग करेगा। और ये फॉर्मूले का प्रूफ हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रोडक्ट ही मैग्निफिकेशन है। तो ये सभी बातें हमको दी हुई है और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द ट्यूब के 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पता है सबको कि 25 सेंटीमीटर होता है, और ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 2 है, और आई लेंस की फोकल लेंथ 4 है। तो 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो 25 ज़ा 5 125, ये इसका आंसर है, और आप 2 नंबर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मतलब इतना इजी था, इसीलिए वहां पर एक क्वेश्चन देखने के बाद गड़बड़ करना, उसको पूरा सजेशन मतलब हम ही मान लेना कि अभी पूरा पेपर ही ऐसे होगा, ये गलत है। इसीलिए क्वेश्चन देखने के बाद ये क्वेश्चन सही नहीं, हमको नहीं आएगा, लेकिन अगला आएगा, ये कॉन्फिडेंस हमें छोड़ना नहीं है, गड़बड़ नहीं करनी। नहीं तो इतना बड़ा ऐसा क्वेश्चन देख के फिर बच्चे वो जो आता है वो भूल जाते हैं, इतना पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपकी एग्जाम हो चुकी है, अभी जो रिजल्ट आएगा उससे ही हमको आगे से हमें मार्क निकालना है। तो अभी ये तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो तीसरे क्वेश्चन में आपको दिखेगा, थर्ड क्वेश्चन में वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते होते किसमें से हो रहा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर लगाई हुई है, इलेक्ट्रॉन वहां पर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वही उन्होंने बताया। अगर डायरेक्ट आपको पता है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाई E इज इक्वल टू V इंटू B। ये भी कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और आपको यहां पर वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी आपको इलेक्ट्रॉन की दी है C/100, और C/100 इंटू B, C/100 इंटू B, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸/100, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 9 इंटू 10⁻⁻⁴। ये ऊपर जाएगा 3 इंटू 9 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁶ होगा, 6 माइनस 4 होगा तो 2 आएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, और ये हो जाएगा 3 इंटू 9 दैट इज 27, दैट इज 10⁻² वोल्ट पर मीटर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और ये आपका आंसर आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर एक वर्ड दिया है परपेंडिकुलर, और इसके जो 3 और 4 नंबर के ऑप्शन है उसमें पैरेलल वर्ड है, तो वो आएंगी नहीं। और रही बात पहले और दूसरे की, पहले और दूसरे में आप देख सकते हैं इज परपेंडिकुलर टू बी एंड मैग्नीट्यूड इज 27 इंटू 10⁻⁴ है, और यहाँ पर बी ऑप्शन में 2 नंबर के ऑप्शन 10⁻² है, वो वही हमारा सही ऑप्शन है। मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर 2 आंसर आएगा। देखो कितना इजी था। और यही आपको अगर देखें तो यही प्रॉब्लम आपको ऐसे बताया जाएगा कि whenever the electrons are moving straight line not deflected, at that time the magnetic force exactly equal to electric force। magnetic force होता है EVB और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है EE, तो ये E कैंसिल होगा तो वही आंसर आएगा E इज इक्वल टू VB। मतलब ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते थे। आ रहा है बच्चे समझ में? मतलब ये क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था,
टफ था, लेकिन सारा टफ नहीं था। आप 25 से लेकर 28 तक क्वेश्चन अच्छे से कर सकते थे, यही हमारा कहना है। इसीलिए हर बार पैनिक होना या फिजिक्स को टफ लेवल तक टफ है इसलिए छोड़ देना, ये हमारे लिए बहुत, हमारे करियर के लिए हानिकारक होगा। ये बच्चों ने अभी ध्यान में रखना है कि फिजिक्स बहुत टफ होता है, पढ़ना तो पड़ेगा, इसीलिए इससे डरना नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ने का प्रयास करना है। अभी इसमें एक 6 नंबर का क्वेश्चन है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आया हुआ है। इसमें एक डायग्राम आपको दिए, देखो ये सर्किट भी बहुत इजी था, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आपकी सारी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप कंसेप्चुअली जाते हैं तो बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती और या टेंशन नहीं आता। आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि फिजिक्स कब टफ हो जाता है कि जब हमारी कंसेप्ट, छोटी छोटी कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होती, इसीलिए फिजिक्स टफ हो जाता है। ये है 5.5 ओम, ये 1.5 ओम, एंड दिस इज 5 ओम, एंड दिस इज अ 2.5 ohm, this is 3 ohm, this is 1.5 ohm, this is 6 ohm, and this is 1/3 ohm, and this is battery is given a 5 volt. Then question is the current passing through the battery in the given circuit is, इस बैटरी से कितना करंट जाएगा? करंट तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपकी कंसेप्ट क्लियर है, आप ये देख रहे हैं कि ये व्हीटस्टोन नेटवर्क जैसा लग रहा है, ये व्हीटस्टोन नेटवर्क जैसा लग रहा है। अब इनका रेशो भी ले ले या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, हम करते हैं ऐसा। अगर वो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल आ रहे तो ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है। व्हीटस्टोन नेटवर्क आता है तो इस रेजिस्टेंस से करंट नहीं बहता, I is equal to 0. Why? Because equipotential point. These points are equipotential. That's why this resistor is not in working condition. That is the Ig is equal to 0. पढ़ा होगा आपने कि गैल्वेनोमीटर में से करंट, हम जो नल डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ते हैं ना, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क आता है, तो वहां पर I is equal to 0। तो मतलब ये यहां से निकल गए, इसका होते हुए भी कुछ काम नहीं है, ये हमारी कंसेप्ट हमने क्लियर कर ली। अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में आ गए और ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए, तो इनका कॉम्बिनेशन होगा 8 ओहम, इनका कॉम्बिनेशन होगा 4 ओहम। सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, राइट। और फिर यहां पर देखो, ये यहां पर डिवाइड हो रहा है करंट। अभी ये 8 ओहम और ये 4 ओहम किस कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे? पैरेलल। और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने के बाद यहां जो रेजिस्टेंस आएगा वो इस सब के साथ में सीरीज में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, यहां पर 8 ओहम, यहां पर 4 ओहम, अभी वो पैरेलल बनेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, ये हो गया आपका 32 अपॉन 12, राइट। आप इसको और डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 8 जा एंड 3 ओहम, ये यहां पर लगेगा 8 अपॉन 3 ओहम, ये यहां पर लगेगा। जल्दी जल्दी करना पड़ता है आपको, हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा स्लो जा रहे हैं। 8 अपॉन 3 ओम आएगा, तो अभी 8 अपॉन 3 ये और ये सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए, तो अभी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब कैसे होगा? 8 अपॉन 3 प्लस, अभी ये दोनों भी सीरीज में ही हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 5, ये 7 आ जाएगा, और ये 1 अपॉन 3, मतलब ये हो गया 1 अपॉन 3 प्लस 7 इज इक्वल टू रिजल्टेंट R, क्योंकि हमको V इज इक्वल टू R करके I निकालना है, V हमारे पास है। अभी आप देख सकते हैं 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 3 3, 3 प्लस 7 10, मतलब R इज इक्वल टू 10 आ गया, 10 ओम आ गया।
तो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया V अपॉन R, तो V कितना है 5 वोल्ट अपॉन 10 विच इज इक्वल टू वॉट 0.5 एम्पियर। और ये हमारा ऑप्शन होगा 2 नंबर का, मतलब इसमें अभी भी जो जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं वो 2 नंबर के आए हैं, अभी 0.5 एम्पियर ये हमारे लिए आंसर आएगा। कितना ईजी था देखो, ये विस्टोन नेटवर्क, ये दोनों सीरीज, बाद में वो दोनों पैरेलल, फिर ये यहाँ लगेगा तो ये सब सीरीज में आ जाएंगे। इनकी सम की मैंने 7 आ गई, 7 प्लस ये दिया है 1/3, इसको भूलना नहीं है, 1/3 8/3, उनकी सम की रिजल्टन आया 10 ओहम। तो 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट कितना जाएगा 0.5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ऐसे आपको करना था, मतलब ये भी आपके लिए बहुत इजी ही था। ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सभी इजी ही थे, जो इजीली आप कंसेप्चुअली क्लियर रहते तो कर सकते थे। अभी अगला जो एक प्रॉब्लम है वो लॉजिक गेट का है, प्रॉब्लम नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये देख सकते हैं आप, आपके पास भी पेपर होगा तो आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, अभी ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है। नॉर गेट और गेट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट। एंड गेट होता है A.AB और उसका कॉम्प्लीमेंट A.B, राइट। तो ये दोनों का यहां पर सम हो रहा है, देखो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये एंड गेट है, राइट। A.B और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब नैन, ये नैन। अभी इनका यहां पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे A.B का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर होगा, मैं यहां पर लिखूंगा A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट, और इनका यहां पर भी होगा तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा A B A B, राइट, प्लस ये B A B। आप देख सकते हैं ये, तो इनका क्या होगा A प्लस बी, मतलब ये क्या हो जाएगा नॉर गेट। कितना इजी था, मतलब नॉर गेट का ही हमको आउटपुट मिलेगा, और ये इसका ऑप्शन था 4 नंबर का ऑप्शन आपका नॉर गेट का था। A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉर, A प्लस बी और A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट नॉर। अंडरस्टैंड, ये नॉर गेट हमारे लिए आ जाता, ये भी इजी था, मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन था। 9 नंबर